हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि स्थिर श्रोता को गतिमान ध्वनि स्रोत की ध्वनि की आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 5/4 प्रतीत हो तो स्रोत की चाल एवं गति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है आभासी परिवर्तन को बच्चों कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो क्या है डॉपलर प्रभाव? जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच होती है कोई आपेक्षिक गति, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है और आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत के द्वारा उत्पन्न किए गए तरंग की वास्तविक आवृत्ति न्यू है और श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है, जो आभासी आवृत्ति है बच्चों, मान लीजिए न्यू डैश है। ध्वनि का वेग v सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। मान लीजिए कि यहां पर स्रोत vs से गतिमान है, श्रोता vo से गतिमान हो, तब बच्चों आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होगा वो होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो बच्चों अब हम समझ गए हैं इस प्रश्न के मूल अवधारणा को, हम समझ गए हैं डॉपलर प्रभाव को, और अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि यदि स्थिर श्रोता को गतिमान ध्वनि स्रोत की ध्वनि की आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 5/4 प्रतीत हो। ठीक है बच्चों, अर्थात यहां पर जो आभासी आवृत्ति है न्यू डैश, ये वास्तविक आवृत्ति का कितना बच्चों 5/4 है। ठीक है बच्चों, और यहां पर स्थिति देखिए क्या है कि श्रोता स्थिर है और ध्वनि स्रोत गतिमान है। तो मान लिया ये है हमारा स्थिर श्रोता, क्योंकि ये स्थिर है इसलिए vo का मान 0 होगा। और ये है बच्चों ध्वनि का स्रोत। हमें बताना है कि स्रोत की चाल यानी vs का मान बताना है कि भाई vs का मान है कितना, एवं उसकी दिशा ज्ञात करनी है। दिशा बतानी है कि क्या वो श्रोता की ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। तो चलिए बच्चों पहले हम दिशा की बात कर लें। बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति का 5/4 है। तो अगर हम मान लें कि वास्तविक आवृत्ति 1 है, तो बच्चों इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति हमें मिलेगी बच्चों कितनी मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी 5/4, जो कि हमें मिल जाएगा 1.25। ठीक है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि वास्तविक आवृत्ति 2 है बच्चों, तो हमें न्यू डैश यानी कि आभासी आवृत्ति मिल जाएगी बच्चों 5/4 गुणा 2, जो कि बच्चों होगा 2.5। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहां पर आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा है।
ठीक है बच्चों, आभासी आवृत्ति का मान क्या है, वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा है। यह तो तभी होगा बच्चों जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान हो। तो बच्चों हमें इस प्रश्न का हल तो मिल गया, इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि दिशा क्या है। हम लिख लेते हैं ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है, श्रोता की ओर गतिमान है। ठीक है बच्चों, श्रोता की ओर गतिमान है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा है। तो चलिए बच्चों, अब हमें मालूम है कि स्रोत जो है श्रोता की ओर जा रहा है, श्रोता स्थिर है, वीओ का मान 0। और बच्चों ध्वनि का वेग हम सदैव लेंगे, और ध्वनि के वेग की दिशा हम सदैव लेंगे ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। ठीक है बच्चों, यहां पर वास्तविक आवृत्ति हमने न्यू ली है। ठीक है बच्चों, आभासी आवृत्ति हम न्यू डैश ले रहे हैं। तो यहां पर हमें बताया गया है कि न्यू डैश बराबर है 5/4 न्यू के। तो हम यहां से देख सकते हैं कि न्यू डैश बटे न्यू का मान हमें मिल जाएगा 5/4। बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में सूत्र जो है लिखा था कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात बराबर होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग भागित श्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। चूंकि बच्चों यहां पर श्रोता स्थिर है, इसलिए वीओ तो 0 हो गया। तो न्यू डैश बटे न्यू बराबर हो जाएगा वी भागित वी प्लस माइनस वी एस। सवाल यह है बच्चों कि यहां पे हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। हर में हमें लेना होता है ध्वनि का वेग ध्वनि स्रोत के सापेक्ष। और चूंकि बच्चों यहां पर v और vs दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब दो वेग एक ही दिशा में हो बच्चों, तब उनका आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए हम दोनों को माइनस करते हैं। अतः बच्चों यहां पर हम लिखेंगे v माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, तो हमें जो अंतिम सूत्र मिल गया है वो क्या मिला है, न्यू डैश बटे न्यू बराबर v बटे v माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, ये वी एस गुणा नहीं है, ये वी एस ऐसा है। तो चलिए बच्चों अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें जो अंतिम सूत्र मिला है वो है न्यू डैश बटे न्यू बराबर v बटे v माइनस वी एस। न्यू बटे न्यू का मान बच्चों हमारे पास है 5/4, यानी हम रख देंगे 5/4 बराबर v बटे v माइनस वी एस। चलिए बच्चों इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर v माइनस वी एस बटा v। तो बच्चों 4/5 बराबर हमें मिल जाएगा 1 माइनस वी एस बटे v। ये v और v भाग होने के बाद 1 हो गया। तो बच्चों यहां से हमें वी एस बटे v बराबर मिल जाएगा 1 माइनस 4/5, यानी कि वी एस बटे v बराबर हमें मिल जाएगा 5 एकम 5, 5 माइनस 4/5, यानी कि वी एस बटे v का मान हमें मिल जाएगा बच्चों 1/5। अतः बच्चों हमें वी एस बटे v का मान मिला हुआ है 1/5। तो अगर हम यहां से वी एस का मान चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 v। और बच्चों v है वायु में ध्वनि का वेग जो कि 330 मीटर प्रति सेकंड होगा। अतः बच्चों यहां से वी एस बराबर हमें मिल गया 1/5 गुणा 330, जो कि बच्चों हमें मिल जाएगा, हम इसे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 66 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, 66 मीटर प्रति सेकंड। अतः बच्चों यहां पर स्रोत की चाल कितनी हो गई, स्रोत की चाल हो गई 66 मीटर प्रति सेकंड। और दिशा हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां पर जो दिशा है वो किधर से किधर है बच्चों, ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।